प्रिकॉशंस इन मेकिंग एस्टिमेट ऑफ नेशनल इनकम। ये जो टॉपिक है कई बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। प्रिकॉशंस का मतलब क्या होता है कि भाई हमें क्या क्या सावधानियाँ जो हैं बरतनी चाहिए जब हम वैल्यू एडिड मेथड से, इनकम मेथड से और फाइनल एक्सपेंडिचर मेथड से जब हम क्वेश्चन को करते हैं तो किन किन बातों का हमको ध्यान में रखना चाहिए। तो ये भी कई बार एग्ज़ाम में आता है, इसको समझेंगे। सबसे पहला जो है वो है वैल्यू एडिड मेथड से अगर हम क्वेश्चन को कर रहे हैं तो हमें किस किस सावधानी को ध्यान में रखना है। सबसे पहला जो कह रहा है अवॉइडिंग डबल काउंटिंग। सबसे पहले कह रहा है कि भाई हमें जो है डबल काउंटिंग से बचना चाहिए। ठीक है, अब डबल काउंटिंग क्या होती है, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि कोई भी चीज़ जब दो बारी काउंट हो जाती है उसको डबल काउंटिंग कहते हैं। आखिर कैसे प्रोडक्ट मेथड के अंदर डबल काउंटिंग होती है, पर डबल काउंटिंग क्या होती है और कैसे इससे बच सकते हैं, अभी मैं आपको बताता हूँ। पहले हम ये समझते हैं कि प्रोडक्ट मेथड के प्रिकॉशंस क्या हैं। डबल काउंटिंग के रिगार्डिंग अभी हम बात करते हैं। सबसे पहली बात तो कोई भी चीज़ को दोबारा ऐड नहीं करना। ठीक है, केवल फाइनल प्रोडक्ट लेने हैं। ठीक है, और क्या केवल वैल्यू एडिशन लेना है। इसके अलावा डू नॉट इंक्लूड सेकेंड हैंड गुड्स। जो है सेकेंड हैंड गुड्स का जो भी आप बाय वगैरह कर रहे हो या सेल वगैरह कर रहे हो तो वो जो है वो हम जो है यहाँ पे नहीं लेते हैं सेकेंड हैंड गुड्स की। यहाँ पे जो बात चलती है न्यू गुड्स की बात चलती है, सेकेंड हैंड गुड्स की कोई भी बात नहीं चलती है। सेकेंड हैंड गुड्स की जो भी सेल परचेज होती है वो वैल्यू एडिड मेथड के अंदर काउंट नहीं होती। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सेल्फ कंज्यूम आउटपुट मस्ट बी इंक्लूडेड। अगर कोई भी प्रोड्यूसर, मैंने आपको बताया था सेल्फ कंजम्पशन, अगर कोई भी प्रोड्यूसर जो भी उसने गुड्स बनाए हैं अगर वो खुद ही उसको सेल्फ कंज्यूम कर लेता है तो वो भी सेल का जो है पार्ट माना जाता है। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में हमें जो है उसको इंक्लूड करना है, वो भी सेल का पार्ट माना जाएगा। तीन चीज़ें तो इसने यहाँ पे लिखी हुई हैं। आप और भी इसके अंदर ये लिख सकते हो कि भाई एक पॉइंट सर ये लिख सकते हो कि केवल जो है जैसे मैंने आपको ये बताया था कि भाई जो GVA एट MP है वो कैसे निकलता है, वो निकलता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ठीक है, वैल्यू ऑफ आउटपुट में मैंने आपको क्या बताया था, वैल्यू ऑफ आउटपुट में मैंने आपको बताया था सेल प्लस चेंज इन स्टॉक, ये आपको बताया था। तो आप ऐसा भी लिख सकते हो कि अगर आपको वैल्यू ऑफ आउटपुट गिवन है, ठीक है, और आपको सेल या चेंज इन स्टॉक भी गिवन है तो हम ऐसी सिचुएशन में सेल को या चेंज इन स्टॉक को नहीं लेंगे, डायरेक्ट वैल्यू ऑफ आउटपुट को लेंगे। मतलब वो जो किस्सा बताया था मैंने आपको कि भाई जो आपको मुद्दा चाहिए अगर वो आपको दे रखा है तो ऐसी सिचुएशन में हम डायरेक्ट वैल्यू ऑफ आउटपुट को ही पुटअप करते हैं, सेल को नहीं लेंगे, चेंज इन स्टॉक को नहीं लेंगे अगर गिवन है। इसी तरीके से मैंने आपको बताया था कि सेल जो होती है वो दो तरीके की होती है, एक होती है डोमेस्टिक सेल और एक होता है आपका एक्सपोर्ट। तो आप ये भी लिख सकते हैं प्रिकॉशंस के अंदर कि भाई अगर हमें सेल भी गिवन है और अगर हमें एक्सपोर्ट भी गिवन है तो हम एक्सपोर्ट को नहीं लेंगे क्योंकि एक्सपोर्ट जो है वो सेल का ही पार्ट होता है, ये भी लिख सकते हो आप यहाँ पे। इसी तरीके से डोमेस्टिक सेल के भी मैंने आपको अलग अलग बताए थे कि फैमिली को कितना बेचा, फर्म्स को कितना बेचा, फैमिली को कितना बेचा, फर्म्स को कितना बेचा, गवर्नमेंट को कितना बेचा, इसके अलग अलग पार्ट होते हैं। तो अगर आप लिखोगे कि अगर आपको डोमेस्टिक सेल भी गिवन है और फैमिली को कितना बेचा, फर्म को कितना बेचा, गवर्नमेंट को कितना बेचा, ये भी गिवन है, तो हम ऐसी सिचुएशन में इनको नहीं लेते। मतलब जो चीज़ें मैंने आपको बताई थी कि भाई ये आपको ध्यान रखनी है, वही तो प्रिकॉशंस हैं। भाई प्रिकॉशंस का मतलब क्या है, सावधानियाँ, कि जब मैं इस मेथड से क्वेश्चन कर रहा हूँ तो मेरे को क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, तो जो वो बताई थी वही यहाँ पे लिख देना है। 2-3 तो यहाँ लिखी हुई हैं और अगर लिखना हो ज़्यादा नंबर का अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप जो है ये भी लिख सकते हैं। इसी तरीके से इंटरमीडिएट कंजम्पशन में मैंने आपको ये बताया था कि भाई इंटरमीडिएट कंजम्पशन के अंदर आपने कहाँ से ख़रीदा, या तो डोमेस्टिक से बाय करा होगा या इंपोर्ट करा होगा आपने। तो आप ये भी लिख सकते हो कि अगर इनडायरेक्ट कंजम्पशन गिवन है और इंपोर्ट भी गिवन है तो इंपोर्ट को नहीं लेंगे, बिकॉज इंपोर्ट जो है वो इनडायरेक्ट कंजम्पशन का पार्ट होती है। ये भी आप लिख सकते हो। बना के सारी जुगाड़बाजियाँ बता रहा हूँ मैं आपको, कोई मैं लर्न करने की कोई ऐसी खास ज़रूरत नहीं है,
इस तरीके से एक पॉइंट यहाँ से बन जाएगा, एक पॉइंट यहाँ से बन जाएगा, एक पॉइंट यहाँ से, एक पॉइंट यहाँ से, बाकी 3 यहाँ पे लिखे हुए हैं। इंटरमीडिएट कंजम्पशन में मैंने आपको बताया था कि भाई आपने रॉ मटेरियल कहाँ कहाँ से ख़रीदा। एक होती है डोमेस्टिक परचेज और एक होती है इंपोर्ट। या तो अपने देश के अंदर से ख़रीदोगे, या तो अपने देश के अंदर से ख़रीदोगे, या जो है दूसरे देशों से ख़रीदोगे। तो अगर आपको इंटरमीडिएट कंजम्पशन या इंटरमीडिएट कॉस्ट अगर गिवन है और इंपोर्ट भी आपको गिवन है, तो ऐसी सिचुएशन में इंपोर्ट जो है, ऐसी सिचुएशन में इंपोर्ट जो है उसको हम जो है पुटअप नहीं करते। पॉइंट बनाने बस आपको 5-6। तो इस तरीके से आप प्रिकॉशन से जो है लिख सकते हैं किस वाले मेथड की, वैल्यू एडिड वाले मेथड की। ठीक है, जैसे एक इंटरमीडिएट कंजम्पशन से बना दीजिए, एक वैल्यू ऑफ आउटपुट से 2-3 बन जाएंगी, सेल से बन जाएगी, एक यहाँ से बन जाएगी, ठीक है, और 3 यहाँ से बन जाएंगी और 3 यहाँ पे लिखी हुई है। तो सिर्फ वो बोलेगा राइट द प्रिकॉशंस ऑफ प्रोडक्ट मेथड और इनकम मेथड। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है पूरा का पूरा। इनकम मेथड की प्रोडक्ट मेथड या वैल्यू एडेड मेथड की प्रिकॉशंस लिखिए, 2, 3, 5, 6 जितनी भी वो पूछे, तो सीधा आपको पॉइंट वाइज लिखने हैं जितनी भी वो पूछ रहा है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है और कुछ नहीं है। 3 तो यहाँ लिखी हुई है, बाकी मैंने आपको बता दी है। इसी तरीके से अच्छा, अगर वो पूछे इनकम मेथड की प्रिकॉशंस लिखिए, तो इनकम मेथड में हम क्या लेते हैं, इनकम मेथड के अंदर हम केवल बात करते हैं इनकम की। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया था इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि भाई हम निकालते हैं एनडीपी एट एफसी। कैसे निकलता है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस और प्लस मिक्स्ड इनकम। तो मुझे इस मेथड की प्रिकॉशंस लिखनी है। पहले इसने देखो क्या क्या लिखी हुई है, इसने लिखा हुआ है कि भाई ट्रांसफ़र इनकम जो है वो नहीं लेते। ट्रांसफ़र इनकम कौन सी होती है, वन साइडेड की जो इनकम होती है जिसके बदले में रिसीवर को कुछ नहीं देना पड़ता, जैसे सीनियर सिटीज़न की पेंशन हो गई और स्कॉलरशिप वगैरह हो गई। तो ये चीज़ें ट्रांसफ़र इनकम कहलाती है, क्योंकि कोई सर्विस नहीं दी, फ्री की इनकम है। तो भाई कह रहा है इनकम में ये वाली इनकम नहीं आती। कैपिटल गेन जो होता है, बेटा बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, कह रहा है कैपिटल गेन जो होता है उसको भी नहीं लेते। कैपिटल गेन होता क्या है पहले आप ये समझिए। जैसे कैपिटल गेन का मतलब होता है, मान लीजिए मैंने किसी कंपनी के शेयर खरीद लिए। ठीक है, मान लो एक कंपनी है, उसका जो शेयर है ये 1000 रुपये का है। बेटा ध्यान रखना, ये अभी हम एक चीज़ पढ़ेंगे उसमें आएगा ये। ठीक है, मैंने ये शेयर ख़रीद लिया 1000 रुपये का है और मैंने इसके 20 शेयर ख़रीद लिए, कितने के, 20,000 रुपये के। तो कैपिटल गेन क्या होता है, अगर मैंने ये कितने के ख़रीदे, 1000 रुपये के, मान लीजिए अगर इस शेयर की वैल्यू 1500 रुपये हो गई और मैंने कितने ख़रीद रखे हैं, 20, तो 15 दूनी कितना हो जाएगा, 30। तो मैंने जो चीज़ 20,000 रुपये की ख़रीदी थी उसकी वैल्यू हो गई 30,000 रुपये। तो मैंने 20,000 रुपये लगाए किसी कंपनी में और वो 30,000 रुपये बन गए। तो 10,000 रुपये का जो फ़ायदा मुझे हो रहा है, इस फ़ायदे को हम कैपिटल गेन के नाम से जानते हैं। तो ये जो शेयर्स वगैरह होते हैं, शेयर डिबेंचर वगैरह, इसके रिगार्डिंग आपको ध्यान रखना है। शेयर पे ये जो कैपिटल गेन जो होता है ये नेशनल इनकम वगैरह में कहीं भी इंक्लूड नहीं होता। अभी हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे वहाँ पे ही आएगा। शेयर और डिबेंचर ध्यान रखना है। शेयर और डिबेंचर जो है बेटा ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, लोग इनको इसलिए ख़रीदते हैं। शेयर के बदले में मिलता है कैपिटल गेन और डिविडेंड, और डिबेंचर भी एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको लोग इसलिए खरीदते हैं, उसके बदले में ब्याज मिलता है। तो ये यहाँ पे जो है इंक्लूड नहीं होता कैपिटल गेन, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, सेल परचेज की बात नहीं हो रही है बेटा, शेयर का खरीदना और शेयर के बेचने की नहीं कह रहा। शेयर को खरीदने से जो कैपिटल गेन हुआ उसको नहीं लेते यहाँ पे, ये बात ध्यान रखनी है। अभी आगे इसके हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे। और तीसरे में भी ये लिखा हुआ है, इंक्लूड इनकम फ्रॉम सेल्फ कंज्यूम आउटपुट। सेल्फ कंज्यूम आउटपुट जो लिया उससे जो भी इनकम हुई है वो बिक्री का ही पार्ट माना जाता है, क्योंकि सेल का ही पार्ट माना जाता है, इसलिए इसको ऐड करेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, इंक्लूड फ्री सर्विस प्रोवाइड बाय द ओनर ऑफ द प्रोडक्शन यूनिट। अगर आपका जो ओनर है वो प्रोडक्शन यूनिट के अंदर अगर कोई सर्विस दे रहा है, अपनी खुद ही काम कर रहा है अगर, तो भाई वो भी जो है वो इंक्लूड की जाएगी। 4 तो ये लिख सकते हो। अब आप कह रहे हो यार ये तो मुझे याद नहीं हो रही, ये तो मुझे समझ नहीं आ रही, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ये 2 छोटी छोटी लर्न कर लीजिए। और तीसरी तो वही है ये वाली सेल्फ कंजम्पशन वाली, ये वाला पॉइंट तो सेल्फ कंजम्पशन वाला हर किसी में आएगा ही आएगा। यहाँ आउट प्रोडक्ट की बात चलिए तो प्रोडक्ट लिख देंगे, या इनकम की बात चलिए तो बस इनकम लिख देंगे। आपको मैंने ये बताया था कुछ पॉइंट, जैसे कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय
प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस और प्लस मिक्स्ड इनकम, ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो हमें इसकी प्रिकॉशंस लिखनी है कि अगर मैं एनडीपी एट एफसी निकाल रहा हूँ इस वाले मेथड से, इनकम मेथड से, तो मेरे को क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है। तो मैंने पहले कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय बताया था कि भाई वेजेस एंड सैलरीज का पहला कंपोनेंट है, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन लेते हैं सोशल सिक्योरिटी के अंदर, रिटायरमेंट की पेंशन लेते हैं और पेमेंट इन काइंड, ये बताया था। तो आप एक पॉइंट ये लिखेंगे कि अगर मुझे कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय गिवन है और मुझे वेजेस एंड सैलरी या रिटायरमेंट पेंशन भी गिवन है, मतलब कि अगर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय के कंपोनेंट भी गिवन है तो कंपोनेंट को नहीं लेंगे। यही तो मैंने बताया था आपको वहाँ पे भी, तो वही तो सावधानी है इसकी, वही तो प्रिकॉशन है, वो यहाँ लिखेंगे। या ये भी लिख सकते हो कि सोशल सिक्योरिटी के अंदर केवल एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन लेते हैं, एम्प्लॉय का नहीं लेते, ये भी लिख सकते हो आप। इसी तरीके से ऑपरेटिंग सरप्लस में भी लिख सकते हो कि भाई मैंने बोला इसके जो है जो कंपोनेंट होते हैं वो होता है रेंट होता है, इंटरेस्ट होता है, रॉयल्टी होता है और आपका जो है प्रॉफिट होता है। ये लिखते हुए तो आप लिखोगे कि भाई अगर आपको ऑपरेटिंग सरप्लस गिवन है और ऑपरेटिंग सरप्लस का कोई भी कंपोनेंट गिवन है, ये लिख दोगे तो कंपोनेंट को नहीं लेते, दूसरी प्रिकॉशन लिख दोगे। फिर मैंने आपको बताया था कि जो प्रॉफिट होता है इसके अपने खुद 3 कंपोनेंट होते हैं, कॉर्पोरेट टैक्स एंड कॉर्पोरेट सेविंग एंड डिविडेंड वगैरह जो होता है। तो आप ये लिखोगे अगर आपको प्रॉफिट गिवन है और कॉर्पोरेट टैक्स, कॉर्पोरेट सेविंग या डिविडेंड कुछ भी गिवन है तो इनको नहीं लेंगे। तो 3 तो ऐसे ही बन जाएंगे आपके जो हम पढ़ के आए हुए हैं, प्रॉफिट वाला बन जाएगा, ऑपरेटिंग सरप्लस से बन जाएगा और कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय का बन जाएगा। अगर 3 पूछे तो 3 तो ऐसी बन जाएंगी और 2 यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। तो हर मेथड की 5-5 प्रिकॉशंस जो हैं आपको ध्यान में रखनी है। लास्ट आती है एक्सपेंडिचर मेथड की। तो सेम जैसे इनकम मेथड में मैंने आपको बताया है, एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर क्या करना है, पहला लिखा हुआ है अवॉइडिंग इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर। इसका मतलब क्या होता है बेटा, फाइनल गुड्स पे जो भी पैसे खर्च करते हैं वो फाइनल एक्सपेंडिचर कहलाता है, इंटरमीडिएट गुड्स पे जो भी पैसे खर्च होते हैं वो इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर कहलाता है। तो मैंने आपको ये बताया था कि केवल फाइनल गुड्स इंक्लूड होते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स इंक्लूड नहीं होते। तो जब इंटरमीडिएट गुड्स इंक्लूड नहीं हो रहे तो सिंपल सी बात है इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर जो है उन पे जितने भी पैसे खर्च हो रहे हैं वो भी इंक्लूड नहीं होंगे। तो जब भी मैं एक्सपेंडिचर मेथड से क्वेश्चन को कर रहा हूँ तो मेरे को इस बात का ध्यान रखना है कि इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर को मुझे नहीं लेना है। दूसरा क्या लिखा हुआ है, सेकेंड हैंड गुड्स पे, और देखिए क्या लिखा हुआ है बेटा, डू नॉट इंक्लूड एक्सपेंडिचर एंड सेकेंड हैंड गुड्स। सेकेंड हैंड गुड्स पे जितना भी पैसा खर्च हुआ है उसको नहीं लेते। मतलब अगर मैंने कोई सेकेंड हैंड अगर मशीन खरीद ली या अगर मैंने सेकेंड हैंड मशीन कोई बेच दी तो वो सेकेंड हैंड मशीन पे खर्च किया गया पैसा इंक्लूड नहीं होगा। और दूसरा क्या लिखा हुआ है बेटा, फाइनेंशियल एसेट, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, फाइनेंशियल एसेट पे भी जो पैसा खर्च होता है उसको नहीं लेते। अब क्वेश्चन ये है जी फाइनेंशियल एसेट क्या होते हैं, तो बेटा जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो मैं बोल रहा था लाइक शेयर्स होते हैं, डिबेंचर होते हैं, तो ये जो शेयर पे ख़रीदने पे जितना भी पैसा खर्च हो रहा है, डिबेंचर के ख़रीदने पे जितना भी पैसा खर्च होता है, इनको नेशनल इनकम वगैरह में काउंट नहीं किया जाता। और शेयर के ऊपर जो कैपिटल गेन वगैरह होता है उसको भी नहीं किया जाता। कैपिटल गेन अलग होता है बेटा, डिविडेंड अलग होता है, तो ध्यान रखिएगा। अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो इन दोनों की खरीद पे जितना भी पैसा हो रहा है वो ऐड नहीं होगा और शेयर का कैपिटल गेन भी ऐड नहीं होगा। क्या लिखा हुआ है, अपनी खुद की कंजम्पशन के लिए जो अपने फाइनल प्रोडक्ट जो खुद कंज्यूम करें उसका एक्सपेंडिचर इंक्लूड होगा। ये वाला सी वाला पॉइंट देखिए, सेल्फ कंजम्पशन वाला पॉइंट हर किसी के अंदर आएगा बेटा, एक्सपेंडिचर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आएगा एंड इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आएगा और प्रोडक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आएगा। और इसी तरीके से ट्रांसफ़र एक्सपेंडिचर नहीं लेंगे, जैसे यहाँ पे ट्रांसफ़र इनकम लिखा हुआ था, तो एक बंदे के पॉइंट ऑफ व्यू से एक ट्रांजैक्शन इनकम होती है और दूसरे बंदे के पॉइंट ऑफ व्यू से वही ट्रांजैक्शन एक्सपेंडिचर होता है। जैसे सरकार देती है और सीनियर सिटीज़न को मिलता है, तो सीनियर सिटीज़न के लिए तो ट्रांसफ़र इनकम है, तो जब भाई वही तो ट्रांसफ़र इनकम जो है वही तो ट्रांजैक्शन जो है वो ट्रांसफ़र एक्सपेंडिचर है, तो उसको भी जो है ऐड नहीं करेंगे। ये बात आपको जो है ध्यान रखनी है। अच्छा, तो ये थे इसके कुछ प्रिकॉशंस कि जब भी हम इस मेथड के क्वेश्चंस को
अगर हम सॉल्व कर रहे हैं तो हमें क्या क्या बातें जो हैं ध्यान में रखनी चाहिए। प्रिकॉशंस एग्ज़ाम में कई बारी जो है पूछी गई है, तो ये आपको ध्यान रखनी है हर मेथड की कम से कम 4 से 5। अब यहाँ पे बेटा एक वर्ड यूज़ हुआ था जिसका नाम है अवॉइडिंग डबल काउंटिंग। अब हम पहले आपको ये समझना है कि डबल काउंटिंग जो है ये आपकी क्या होती है और आखिर हम डबल काउंटिंग से किस तरीके से बच सकते हैं। ये बेटा सीधा बड़ा क्वेश्चन भी आ जाता है एग्ज़ाम के अंदर, 6 नंबर का भी क्वेश्चन आ जाता है ये एग्ज़ाम के अंदर, या 5 नंबर का भी ये सीधा क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज़ प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग एंड हाउ कैन बी अवॉइडेड। ये भी ऐसे क्वेश्चन आ जाता है, तो ये आपको ध्यान से समझना है। यहाँ तो बहुत छोटा लिखा हुआ है, ठीक है, हमें इन दोनों को भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा, बट मैं आपको समझाता हूँ ये है क्या। प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग का मतलब क्या है, कह रहा है काउंटिंग द वैल्यू ऑफ कॉमोडिटी मोर देन वंस वाइल एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम इज कॉल्ड डबल काउंटिंग। ये कह रहा है जब किसी भी कॉमोडिटी की वैल्यू को एक से ज़्यादा बारी आप ऐड आउट कर देते हो नेशनल इनकम की एस्टिमेशन करते हुए, तब जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है उस प्रॉब्लम को प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग के नाम से जाना जाता है। ऐसा बेटा बेसिकली तब होता है जब हम फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स के अंदर जब हम डिफरेंस नहीं कर पाते हैं, जब हम फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स के अंदर जब हम डिफरेंस नहीं कर पाते हैं, तब जो है हमारे सामने प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग जो है वो क्रिएट हो जाती है। इट लीड टू ओवर एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम, जिसकी वजह से क्या होता है जब एक ही चीज़ दो बारी जुड़ जाएगी तो इससे जो हमारी नेशनल इनकम है वो ज़्यादा आ जाएगी। सो इट इज़ कॉल्ड प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। तो इसी को ही हम प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग कहते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, जो हमारी नेशनल इनकम ज़्यादा आ रही है हमें जो है इससे बचना चाहिए। तो आखिर हम जो है कैसे इससे बच सकते हैं, इसका क्या इसका इलाज है। तो यहाँ पे 2 चीज़ें बोली इसने, हम 2 मेथड को यूज़ करके इस प्रॉब्लम से बच सकते हैं। पहला जो मेथड होता है इसको कहते हैं वैल्यू एडेड मेथड, और दूसरा जो मेथड होता है इसको कहते हैं फाइनल आउटपुट मेथड। ठीक है, हमें अगर बड़ा क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम के अंदर, 5 नंबर का अगर क्वेश्चन आ गया मान लीजिए, तो हमें इन दोनों मेथड को भी एक्सप्लेन करना पड़ता है कि वैल्यू एडेड मेथड क्या होता है और फाइनल आउटपुट मेथड क्या होता है। कोई अलग चीज़ नहीं है बेटा, ये हम पढ़ के आ चुके हैं। पहले हम समझते हैं वैल्यू एडेड मेथड जो है ये क्या होता है। वैल्यू एडेड मेथड बेटा ये कहता है जो हम वो निकालते हैं GVA एट MP, यही बेटा वैल्यू एडेड मेथड होता है। GVA एट MP आपको ये बताता है कि एक पर्टिकुलर प्रोड्यूसर ने कितनी गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन करी है, कितनी वैल्यू ऐड करी है। कैसे निकालते हैं हम निकालते हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट, जो भी उसका वैल्यू ऑफ आउटपुट आ रहा है उसमें से हम माइनस कर देते हैं जितनी भी उसकी इंटरमीडिएट कॉस्ट आई है, जितनी भी उस गुड्स को बनाने में, उस सर्विस को बनाने में जितनी भी इंटरमीडिएट कॉस्ट आई है हम उसको माइनस कर देते हैं सारी की सारी चीज़ों को। तो हमारे पास जो नेट निकल कर आता है इसका मतलब क्या आता है, इसका मतलब होता है GVA एट MP। ये GVA एट MP क्या है कि भाई एक प्रोड्यूसर ने कितनी वैल्यू एडिशन करी है पर्टिकुलर सेक्टर के, लाइक प्राइमरी सेक्टर हो गया, सर्विस सेक्टर हो गया या सेकेंडरी हो गया, उन सेक्टर्स के अंदर एक प्रोड्यूसर ने कितनी वैल्यू एडिट करी है ये बताता है बेटा। तो यहाँ पे एक तो ये वाला मेथड को हम यूज़ कर सकते हैं। इससे क्या होगा, इससे जो है जितनी भी इंटरमीडिएट कॉस्ट लग रही है वो सब हट जाती है, केवल नेट आ जाता है आपके पास कितना भाई वैल्यू एडिशन हो रही है। या दूसरा जो है बेटा, दूसरा जो मेथड होता है वो होता है फाइनल आउटपुट मेथड। फाइनल आउटपुट मेथड ये कहता है कि भाई 2 तरीके के गुड्स होते हैं, एक होते हैं फाइनल गुड्स और एक होते हैं इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है, तो फाइनल आउटपुट मेथड ये कहता है, या ये भी कह सकते हो फाइनल आउटपुट और इंटरमीडिएट आउटपुट। तो ये वाला मेथड सीधा सीधा ये बात करता है कि भाई नेशनल इनकम की कैलकुलेशन के अंदर इंटरमीडिएट आउटपुट या इंटरमीडिएट गुड्स जो है वो ऐड नहीं होते, केवल फाइनल गुड्स को ऐड कीजिए तो आपको प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग जो है नहीं होगी, क्योंकि फाइनल गुड्स के अंदर इंटरमीडिएट गुड्स का जो अमाउंट होता है वो ऑलरेडी इंक्लूड होता है। इस वजह से अगर मान लीजिए हमने इसको भी ले लिया और हमने इसको भी ले लिया, अगर हमने दोनों को ले लिया
तो फाइनल गुड्स के अंदर तो इंटरमीडिएट का अमाउंट ऑलरेडी होता है, तो अगर मैं इसको भी ले लूँगा इसको भी ले लूँगा तो इंटरमीडिएट गुड्स दो बारी जुड़ जाएंगे, तो प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग होगी। तो फाइनल आउटपुट मेथड सिर्फ ये कहता है कि केवल नेशनल इनकम की कैलकुलेशन को करते टाइम केवल फाइनल गुड्स को लेते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स को नहीं लेते। इतनी एक्सप्लेनेशन आपको इस वाले और इस वाले मेथड के अंदर लिखनी पड़ेगी। इसके अंदर क्या लिखना है आपको, वो आपको जो है मैं नोट्स भेज दूंगा अलग से, ठीक है। जो मैंने उसमें भेजे थे उसमें नहीं लिखा हुआ है, ये मैं अलग से भेजूंगा, उसमें आप जो है इसको लिख सकते हो। और ये बेटा ये रिपीटेड क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बारी जो है ये आता है, और इसमें आप चाहो तो टेबल से भी आप इसको समझा सकते हो। जो ये दोनों मेथड हैं, इसके अंदर आप एक टेबल भी बना सकते हो। तो मैं आपको जो नोट्स भेजूंगा उसमें आपको टेबल भी मिल जाएगी। तो टेबल के अगर ज़्यादा नंबर का आता है, अगर मान लो 5 मार्क्स का अगर ये क्वेश्चन आ जाता है, तो आप बेटा उसके अंदर टेबल भी बनाकर आ सकते हो। उसमें आपको कुछ नहीं करना, वैल्यू ऑफ आउटपुट का कॉलम बना हुआ होगा, इंटरमीडिएट कंजम्पशन का कॉलम बना हुआ होगा, ठीक है। एंड आपको जो है यहाँ पे GVA एट MP जो है वो फाइंड आउट करना होगा बस। जैसे मान लो यहाँ 800 लिखा होगा, यहाँ 200, यहाँ 600 आ गया। इसी तरीके से यहाँ 600 माइनस मान लो यहाँ 100 लिखा होगा, यहाँ 500 आ गया। सबका GVA निकाल के ऐड कर देंगे। ये इस तरीके से टेबल बनानी पड़ेगी। तो पहले मेथड कहता है GVA एट MP, या दूसरा मेथड कहता है कि केवल फाइनल आउटपुट को लेते हैं और किसी भी चीज़ को जो है नहीं लेते हैं। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, रिपीटेड है एग्जाम में, कई बार आया हुआ है, इसको यहाँ आपको पढ़ना है। अच्छा, उसके बाद बेटा हम बात करते हैं, एक तो हो गया आपके प्रिकॉशंस, एक ये रह गया था प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। इसके अलावा एक छोटा सा टॉपिक है, ये आपको ध्यान रखना है। हमने बेटा ये मैंने एक टॉपिक पढ़ाया था आपको, GDP एंड वेलफेयर। मैंने आपको बताया था GDP 2 तरीके की होती है, एक होती है रियल GDP, एक होती है नॉमिनल GDP। नॉमिनल GDP मैंने आपको क्या बताया था कि जब हम करंट प्राइस पे गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू को काउंट करते हैं, यहाँ पे देखेंगे करंट प्राइस पे जो भी चल रहे हैं, तो वो तो होती है नॉमिनल GDP। और मैंने आपको ये भी बताया था कि ये अच्छी नहीं होती, नॉट कंसीडर्ड ए ट्रू इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसको अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि ये जो GDP बढ़ती है ये प्राइस की वजह से बढ़ती है। और दूसरा मैंने आपको बताया था रियल GDP। ये मैंने आपको क्या बताया था कि जब हम अपने गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू किसी कांस्टेंट प्राइस पे कैलकुलेट करते हैं, तो वो होती है रियल GDP। ये एक अच्छा इंडिकेटर होता है, क्योंकि रियल GDP केवल तभी बढ़ती है जब क्या होता है, जब बेटा गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन बढ़ती है इकोनॉमी के अंदर। ये वाला टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया था। तो एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये एक फॉर्मूला होता है कि अगर आपको रियल GDP दे रखी है, अगर आपको नॉमिनल दे रखी है और आपको रियल निकालनी है, एग्जाम में बेटा क्वेश्चन आ सकता है। और जो भी CBSE का टर्म 2 का जो सैम्पल पेपर आया है उसमें बेटा ये क्वेश्चन हैगा, ठीक है। तो अगर मेरे को यहाँ पे फॉर्मूला देखेंगे, लेफ्ट वाली साइड मतलब ये मुझे फाइंड आउट करनी है, और बहुत आसान है, 1 नंबर का आता है ये। आपको रियल GDP अगर निकालनी है और नॉमिनल दे रखी है, तो नॉमिनल GDP अपॉन में जो भी प्राइस इंडेक्स चल रहा होगा ये गिवन होगा आपको, ठीक है। और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये दोनों गिवन होंगे, सिर्फ इस फॉर्मूले में पुट करना है तो रियल आ जाएगी। लेकिन मान लो बेटा, अगर मान लो मुझे रियल दे रखी हो, नॉमिनल निकालनी हो, तो फिर मेरा फॉर्मूला क्या बनेगा, तो इसको यहाँ पे पुट कर देंगे। तो मेरा फॉर्मूला बनेगा रियल GDP मल्टीप्लाई प्राइस इंडेक्स और इज इक्वल टू ये बनेगा नॉमिनल GDP मल्टीप्लाई 100। तो ये 100 जो है बेटा, ये 100 जो है ये आ जाएगा यहाँ पे डिवाइड में 100। तो अगर मेरे को नॉमिनल निकालनी है तो मेरा फॉर्मूला ये बन जाएगा, मतलब बनेगा इसी वाले से। मेन फॉर्मूला जो है वो ये है, ये किसका है, अगर नॉमिनल गिवन हो और रियल निकालनी हो तो ये वाला लगाना है, और अगर रियल दे रखी हो नॉमिनल निकालनी हो तो इसको इधर भेज दूंगा, जो डिवाइड में होता है वो मल्टीप्लाई में आ जाता है, और जो मल्टीप्लाई में होता है वो डिवाइड में आ जाता है। तो ये होता है। अभी मैं क्वेश्चन बताऊंगा, क्वेश्चन भी करेंगे अभी हम इसके, कुछ भी गायब कर सकता है बेटा वो। अगर मान लो मुझे प्राइस इंडेक्स ही निकालना हो तो इसका क्या बनेगा बेटा, अगर मुझे प्राइस इंडेक्स ही निकालना है, आपको भी ध्यान रखना है बेटा, अगर मुझे देखो प्राइस इंडेक्स अगर निकालना है तो बेटा ये इधर आ जाएगा और इसको मैं इधर भेज देता हूँ। तो मेरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, मेरा फॉर्मूला बन जाएगा नॉमिनल GDP
अपॉन में रियल जीडीपी मल्टीप्लाई 100, तो मेरा फॉर्मूला ये बन जाएगा बेटा। तो ये तीन चीज़ें हैं यहाँ पे, रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी और प्राइस इंडेक्स। इन तीनों में से बेटा कुछ भी गायब करे, सिर्फ मल्टीप्लाई वाली चीज़ डिवाइड में, डिवाइड वाली चीज़ मल्टीप्लाई होगा, यहीं से फॉर्मूला बनेगा। और ये जो प्राइस इंडेक्स होता है बेटा, आपको ये ध्यान रखना है, इसी का जो दूसरा नाम है, इसी को बेटा हम जीडीपी डिफ्लेटर भी कहते हैं। जीडीपी डिफ्लेटर अगर वो आपसे पूछ लेता है कि प्राइस इंडेक्स को ही जीडीपी डिफ्लेटर कहते हैं, ये क्या है, नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी इन दोनों का जो रेशो होता है वही बेटा जीडीपी डिफ्लेटर होता है। ये आपको ये बताता है कि प्राइस में चेंज होने की वजह से जीडीपी पे उसका क्या इफेक्ट पड़ा है, ये आपको इसके बारे में इंडिकेशन देता है। तो एक नंबर का कई बारी एग्जाम में जीडीपी डिफ्लेटर की डेफिनेशन भी आई हुई है। तो जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है, देखिए क्या कह रहा है, प्राइस इंडेक्स प्ले द रोल ऑफ डिफ्लेटर डिफ्लेटिंग करंट प्राइस एस्टिमेशन इनटू कांस्टेंट प्राइस एस्टिमेशन, इन दिस वे इट मे बी कॉल्ड जीडीपी डिफ्लेटर। तो प्राइस इंडेक्स को ही जीडीपी डिफ्लेटर कहते हैं। ये बताता है प्राइस में चेंज होने की वजह से उसका इफेक्ट जीडीपी पे क्या पड़ा है, ये बताता है जीडीपी डिफ्लेटर। तो इस पे किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, रियल जीडीपी कैसे निकालते हैं, नॉमिनल जीडीपी कैसे निकालते हैं, प्राइस इंडेक्स कैसे निकालते हैं, ये बेटा 2-2 मार्क्स का क्वेश्चन, अभी जो क्वेश्चन आएंगे टर्म 2 में 2 से 5 मार्क्स के आएंगे बेटा, ठीक है, 1 नंबर का तो नहीं आएगा। तो वही क्वेश्चन जो आता था वही अब जो है, जो 1 का आता था वो 2 का आने लगेगा, ठीक है। थोड़ा टफ क्वेश्चन हो सकता है रियल और नॉमिनल में, लेकिन किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं ये ज़रा आप समझिए। जैसे कि मान लीजिए हम क्वेश्चन देखते हैं इसमें किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ पे आप क्वेश्चन देखेंगे, ये तो वो, ये देखो यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है अज्यूमिंग रियल इनकम, बेटा रियल इनकम या रियल जीडीपी एक ही चीज़ होती है, ठीक है। रियल इनकम कितनी दे रखी है, 200 करोड़, प्राइस इंडेक्स कितना दे रखा है 135, और क्या कह रहा है, कैलकुलेट नॉमिनल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी आपको जो है कैलकुलेट करनी है। तो बेटा ये मैंने अभी आपको मेन फार्मूला बताया, ये मेन फार्मूला बताया ना मैंने अभी, अब आपको नॉमिनल कैलकुलेट करनी है। तो मैंने कैसे समझाया था आपको, केस को इधर ले आइए, रियल इनकम मल्टीप्लाई प्राइस इंडेक्स, और ये जो मल्टीप्लाई में इसको डिवाइड में कर दीजिए, इज इक्वल टू नॉमिनल इनकम। तो नॉमिनल का ये बन जाएगा, यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं। रियल इनकम कितनी है, रियल इनकम बेटा 200 है, प्राइस इंडेक्स 135 है, और ये 100 इज इक्वल टू नॉमिनल इनकम। नॉमिनल इनकम या नॉमिनल जीडीपी एक ही होती है बेटा, दो जीरो से 2 जीरो कट गए, 135 इंटू 270 करोड़ आंसर आ गया नॉमिनल इनकम या नॉमिनल जीडीपी। तो बहुत आसान है, केवल एक फॉर्मूला लर्न करना है, ये फॉर्मूला लर्न करना है। चाहे बेटा प्राइस इंडेक्स पूछे, चाहे रियल पूछे, चाहे नॉमिनल पूछे, कुछ भी पूछे, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देनी है, आंसर आ जाएगा। जो भी टर्म 2 का वो है, टर्म 2 का जो सैम्पल पेपर रिलीज़ किया है उसमें बेटा जो निकालना है नॉमिनल इनकम ही निकालनी है उसके अंदर भी, तो यही फॉर्मूला लगेगा उसके अंदर, 2 नंबर मिलेंगे, और क्या चाहिए आपको। और देखिए अब इस वाले में देखो, इसमें रियल निकालनी है बेटा, इसमें रियल निकालनी है। तो रियल में क्या करेंगे, रियल का तो सीधा फॉर्मूला है भाई, नॉमिनल दे रखे 375, प्राइस इंडेक्स भी दे रखा है 125, तो ठीक है पुट कर देते हैं 375 125 100, आंसर आ जाएगा बेटा 300 करोड़। इसमें रियल निकालनी है। इसी तरीके से नीचे वाले में देखो, नीचे वाले में प्राइस इंडेक्स निकालना है, उसमें बेटा आपको रियल ग्रॉस रियल जीडीपी भी दे रखी है और नॉमिनल भी दे रखी है। क्या कह रहा है, कैलकुलेट प्राइस इंडेक्स, इसको छोड़ दीजिए, कुछ नहीं करना इसमें, यहाँ पुट कर दीजिए बेटा। क्या फॉर्मूला होगा इसका, प्राइस इंडेक्स का अभी बताया मैंने आपको भाई, इसको इधर ले आइए और इसको इधर ले आइए, तो नॉमिनल अपॉन में रियल मल्टीप्लाई 100, तो 210 अपॉन में 200 मल्टीप्लाई 100, तो आपका आंसर आ जाएगा 105। बेटा प्राइस इंडेक्स या जीडीपी डिफ्लेटर भी अगर बोले तो यही फॉर्मूला लगाना है बेटा। प्राइस इंडेक्स अगर बोलता है या जीडीपी डिफ्लेटर अगर बोलता है तो फॉर्मूला यही लगेगा, नॉमिनल अपॉन में रियल इंटू में 100। तो ये आपको ध्यान रखना है, प्राइस इंडेक्स को ही जीडीपी डिफ्लेटर कहते हैं बेटा, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। ये तीनों बेटा कुछ भी पूछ सकता है एग्जाम में, और ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अभी आपने 3 टॉपिक पढ़े हैं,
सबसे पहले पढ़ा है आपने प्रिकॉशंस पढ़ी हैं तीनों मेथड की, प्रोडक्ट मेथड, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड की, प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग क्या होती है, और अगर आपको रियल दे रखी हो जीडीपी नॉमिनल कैसे निकलती है, नॉमिनल दे रखी हो रियल कैसे निकलती है, और प्राइस इंडेक्स कैसे निकलता है। इन टॉपिक के अंदर पढ़ लिए हैं। अब दो टॉपिक को बेटा ज़्यादा ध्यान से आपको यहाँ पे समझना है। टॉपिक का नाम क्या है, अब हमें 2-3 थ्योरेटिकल क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन तो ये है, मैंने आपको बताया था फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स पे 2 तरीके से न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं। या तो बोलेगा भाई सीधा डिफरेंस बता दो, ठीक है, या मैंने आपको ये बताया था या फाइनल या इंटरमीडिएट का मीनिंग आ सकता है, या वो आपको खुद क्वेश्चन देगा और बोलेगा अब बता कि कौन सा फाइनल है और कौन सा इंटरमीडिएट है। तो सबसे पहले इन क्वेश्चनों को किस तरीके से करते हैं, मैंने आपको क्या बताया था कि भाई यूज़र मैटर करता है कि यूज़ कहाँ हो रहा है वो गुड्स। तो जैसे सबसे पहला क्या लिखा हुआ है, कंप्यूटर परचेज बाय अ स्कूल, ये लिखा हुआ है बेटा। तो कंप्यूटर परचेज बाय अ स्कूल क्या होगा, फाइनल होगा या इंटरमीडिएट होगा, ये हमको बताना है। तो कह रहा भाई ये जो वो है ये फाइनल है। क्यों है फाइनल, क्योंकि ये फाइनल इन्वेस्टमेंट के लिए ख़रीदा गया है। आपको ये ध्यान रखना है, अगर स्कूल कंप्यूटर लिख दे या डेस्क लिख दे बेटा, कुछ भी लिख दे, ये दोनों आते हैं एग्ज़ाम के अंदर, तो ये बेटा फाइनल ही माना जाएगा। दूसरा लिखा हुआ है कोल्ड ड्रिंक परचेज बाय अ स्कूल कैंटीन, स्कूल कैंटीन वाले ने कोल्ड ड्रिंक खरीदी। तो बेटा कैंटीन वाले ने खरीदी है तो कोल्ड ड्रिंक आगे बेचने के लिए खरीदी है, रीसेल पर्पस के लिए खरीदी है। तो रीसेल पर्पस के लिए जो भी गुड्स खरीदे जाते हैं वो जो है बेटा इंटरमीडिएट गुड्स कहलाते हैं। तो ये जो कोल्ड ड्रिंक कैंटीन वाले ने खरीदी है ये जो है इंटरमीडिएट कंजम्पशन जो है ये आपकी बन जाएगी, क्योंकि इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बन जाएगा क्योंकि ये रीसेल पर्पस के लिए है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 7, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं बेटा। इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आप टर्म 2 के एग्ज़ाम में भी चेक करेंगे, वो ये है कि जब हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर रहे हैं तो कौन सी चीज़ नेशनल इनकम में काउंट होगी और कौन सी चीज़ नेशनल इनकम में काउंट नहीं होगी। नेशनल भी पूछ सकता है वो, डोमेस्टिक भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। इन क्वेश्चनों को करने के लिए आपको 3 कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए बेटा कि कौन सी चीज़ जुड़ेगी। अगर नेशनल पूछ रहा है, इसने पूछा कि रीज़न बताइए कि आप इनके साथ क्या ट्रीटमेंट करेंगे नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते समय, मतलब जोड़ेंगे या नहीं जोड़ेंगे, ये हमें बताना है। तो जब नेशनल इनकम पूछे तो आपको ये पता होना चाहिए नेशनल इनकम क्या होती है, वो किसकी इनकम को लेती है, नॉर्मल रेजिडेंट क्या होता है, नॉन रेजिडेंट क्या होता है, एनएफआईए क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। जब डोमेस्टिक पूछे तो डोमेस्टिक इनकम क्या होती है, वो किसकी इनकम को लेता है, डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है, ये आपको पता होना चाहिए। तो अभी फ़िलहाल वो नेशनल इनकम के रिगार्डिंग पूछ रहा है। तो वो कह रहा है फैमिली मेंबर्स वर्किंग फ्री ऑन द फार्म ओन बाय द फैमिली। क्या बोला इसने बोला जैसे किसानों का अपना एक खेत है, ठीक है, उसमें सभी फैमिली मेंबर्स काम कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसको क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे या नहीं करेंगे, ये हमें जो है यहाँ पे बताना है। फैमिली मेंबर्स वर्किंग फ्री ऑन द फार्म ऑन बाय द फैमिली, फैमिली का जो फार्म है उस पर सभी फैमिली मेंबर्स जो है काम कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। जैसे होते हैं नॉर्मल किसानों के जो होते हैं, जॉइंट फैमिली होती है, सभी बंदे काम कर रहे होते हैं। तो कह रहा है ऐसी सिचुएशन में इम्प्यूटेड सैलरी, अगर सैलरी बनती है तो भाई वो जनरेट जो भी होती है वो जो है इसके अंदर ऐड होगी। खुद के लिए जो है काम कर रहे हैं, खुद का वो, तो अभी हमने कर पा रहा था ना सेल्फ इनकम की, वहाँ पे बात चल रही थी इनकम मेथड के अंदर सेल्फ यहाँ पे मैं जब प्रिकॉशंस आपको पढ़ा रहा था, तो खुद के लिए अगर कर रहे हैं होगी। दूसरा क्या लिखा हुआ है, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग बाय जनरल गवर्नमेंट। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सरकार ने जो लोन लिया था उस पर सरकार ने इंटरेस्ट पे किया है, जो सरकार ने लोन लिया था। अब बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनना है बेटा, ये पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैंने आपको बेटा ये बताया है इंटरेस्ट तो ऐड होता है, कहाँ पे ऐड होता है, इनकम मेथड के अंदर, लेकिन बेटा आपको ध्यान रखना है, घोल कर पी जाइए इस बात को, वो इंटरेस्ट जो बेटा कंजम्पशन पर्पस के लिए लिया जा रहा है, ना तो वो बेटा लोन ऐड होगा और ना ही उस पर दिए जाने वाला इंटरेस्ट। क्या बोला मैंने,
जो लोन बेटा दो पर्पस के लिए लिए जाते हैं, एक कंजम्पशन पर्पस के लिए, एक इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए। जो इन्वेस्टमेंट के लिए लिया जाता है वो ऐड होता है, लेकिन जो कंजम्पशन पर्पस के लिए लिया जाता है वो ऐड नहीं होता, ना ही उसका इंटरेस्ट। तो सरकार जो लोन लेती है वो हमेशा आपको ध्यान रखना है वो कंजम्पशन पर्पस के लिए ही माना जाता है, इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए नहीं माना जाता। इसलिए उस पर दिए जाने वाला जो इंटरेस्ट है वो भी कैलकुलेट नहीं होगा बेटा, ये आपको ध्यान रखना है। इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर देखो, फिर ऐसे ही पूछ रहा है कि नेशनल इनकम में इसकी क्या करोगे? पेमेंट ऑफ पॉकेट मनी बाय पेरेंट्स। पेरेंट्स ने आपको जो पॉकेट मनी मिलती है हर महीने, मिलती है नहीं मिलती पता नहीं, तो कह रहा है क्या वो नेशनल इनकम में जुड़ेगी या नहीं जुड़ेगी? तो कह रहा है भाई नॉट इंक्लूड, क्योंकि ये ट्रांसफ़र पेमेंट है। भाई पेरेंट्स जो है बच्चों को देते हैं हर महीने कि ले तेरा ये खर्चा है, इसमें गुटखा सी जो करना है खा लियो, जा ज़िंदगी के मजे लियो। तो उसके लिए तो हमने कोई काम नहीं करा, कोई मेहनत नहीं करी, फ्री में पैसे मिलते हैं हर महीने। तो भाई वो क्या है, ट्रांसफ़र पेमेंट है, नहीं जुड़ेगी। अब देखो क्या लिखा हुआ है, इंटरेस्ट फ्री लोन गिवन बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय। एक एम्प्लॉयर ने एक एम्प्लॉय को लोन दिया और क्या लिखा हुआ है, इंटरेस्ट फ्री, इंटरेस्ट नहीं देना उस पर। तो कह रहा है अब तो इंटरेस्ट नहीं देना, तो क्या इस चीज़ को आप जोड़ोगे या नहीं जोड़ोगे? एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को लोन दिया, तो वो कह रहा है भाई आप इसको जोड़ोगे। क्यों जुड़ेगा ये? क्योंकि ये कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय का पार्ट है। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय मैंने आपको क्या बताया था कि एक एम्प्लॉयर ने एक एम्प्लॉय को जो भी चीज़ें दी वो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ के अंदर काउंट होता है। तो ये वेजेस एंड सैलरी के अलावा पेमेंट इन काइंड में मान सकते हो इसको, ठीक है। तो ये जो लोन दिया गया है चाहे इंटरेस्ट फ्री हो, लेकिन ये भाई कैलकुलेट होगा क्योंकि ये कंपनसेशन का पार्ट माना जाता है। अब यहाँ पे हमें बताना है फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट क्या होता है, ये तो हम कर चुके हैं। यहाँ पे हमें बताना है कौन सा फाइनल है कौन सा इंटरमीडिएट है। मशीन परचेज बाय अ डीलर ऑफ मशीन। मशीन के डीलर ने मशीन खरीदी, तो सिंपल सी बात है, मशीन का वो डीलर है तो आगे रीसेल पर्पस के लिए खरीदेगा बेटा, उसने मशीन आगे बेच देगा, तो रीसेल पर्पस के लिए है। उसने मशीन का डीलर लिखा है ना बेटा, तो उसने पर्पस मेरे को पता चल गया कि वो किस पर्पस के लिए खरीद रहा है, आगे बेचने के लिए। तो बस रीसेल है तो इंटरमीडिएट होगी बेटा ये। आ कार परचेज बाय हाउस होल्ड, पर्पस मेंशन कर दिया, हाउस होल्ड खरीद रहा है गाड़ी। ये तो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। भाई हाउस होल्ड वाला बंदा क्या करेगा, अपनी फैमिली को घुमाएगा, घूम फिर के घर के नीचे लाके खड़ी कर देगा, आगे बेचने के लिए थोड़ी खरीद रहा है, ये फाइनल मानी जाएगी। वही कार जब कार डीलर ने खरीदी तो इंटरमीडिएट बन गई, और वही कार जब हाउस होल्ड ने खरीदी तो फाइनल बन गई। तो एक ही गुड्स फाइनल और इंटरमीडिएट दोनों हो सकता है, डिपेंड करता है उसका यूज़र कौन है। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं बेटा। उसके बाद कह रहा है बताइए इसको नेशनल इनकम में जोड़ोगे या नहीं जोड़ोगे। अब देखिए यहाँ पे ये बेटा बहुत ही ज़्यादा, बेटा ये मैं आपको भेजूंगा, ठीक है, ये सपोर्ट मटेरियल है क्लास 12th का। तो इसके अंदर बेटा जो क्वेश्चन दे रखे हैं ना, सिर्फ वही पढ़ने हैं आपको, सिर्फ वही, क्योंकि बेटा जो क्वेश्चन है ये गारंटीड है, इसी में से क्वेश्चन आएगा। और अभी मैं बताऊंगा कहाँ से आएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है वैल्यू ऑफ बोनस शेयर। क्या कह रहे हो बेटा, आवाज़ आपकी कट रही है, कुछ कह रहे हो क्या आप? मैसेज कर दीजिए, मैसेज करो आप ज़रा। हमें इसमें बताना है कि इसको नेशनल इनकम में जोड़ेंगे या नहीं जोड़ेंगे, ये हमें बताना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है वैल्यू ऑफ बोनस शेयर रिसीव बाय शेयर होल्डर ऑफ अ कंपनी। तो मैंने आपको क्या बताया था बेटा, फाइनेंशियल एसेट है ये, बोनस शेयर मिले हैं शेयर होल्डर्स को, तो ये नेशनल इनकम में काउंट नहीं होंगे, फाइनेंशियल एसेट्स हैं क्योंकि, ठीक है, फाइनेंशियल एसेट जो है उसका ये ऐड नहीं होगा, ये मैंने आपको बताया था। अब देखो इंटरेस्ट रिसीव ऑन लोन गिवन टू अ फॉरेन कंपनी इन इंडिया। हमने किसी फॉरेन कंपनी को लोन दिया था और फॉरेन कंपनी ने उस पर हमें इंटरेस्ट दिया है, तो इसको हम जो है इसको हम ऐड करेंगे या नहीं करेंगे, ये हमें बताना है हमें कि ये ऐड होगा या नहीं होगा। तो ये बेटा जो है ये ऐड होगा। क्या लिख रही है ये, अच्छा सपोर्ट मटेरियल है, ठीक है, अच्छी बात है। तो बेटा ये आपको पढ़ना है बहुत ही अच्छे से, ठीक है। और यहाँ पे मैं बता रहा था कि क्वेश्चन जो है ये किसको ऐड करेंगे और किसको ऐड नहीं करेंगे। यहाँ पे बेटा दो क्वेश्चन आपको दे रखे हैं, एक तो वो छोटे छोटे 2-3 ऊपर हैं वो भी आपको पढ़ लेने हैं,
इसके अलावा बेटा 2 क्वेश्चन यहाँ पे हैं, एक यहाँ पे आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 और एक यहाँ पे देखेंगे, इसके अंदर बेटा कितने पार्ट है, देखो 20 पार्ट हैं इसके अंदर कम से कम, और एक है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, एक है क्वेश्चन नंबर 1, एक है क्वेश्चन नंबर 2। इन दोनों क्वेश्चनों को आप बहुत ही अच्छे से पढ़ के जाइएगा, और ये तीसरा क्वेश्चन, ये 3 क्वेश्चन आप बहुत ही अच्छे से पढ़ के जाइएगा, क्योंकि जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो आएगा ये कंफर्म है बेटा, ये पहले वाले जो इसके अंदर जितने भी कंपोनेंट दे रखे हैं ये बेटा इसी में से आएगा, ये कंफर्म है। जैसे कि देखिए, जैसे सबसे पहला यहाँ पे आपको दे रखा है, हमें बताना है कि कौन सा ऐड होगा और कौन सा ऐड नहीं होगा, ठीक है, जल्दी जल्दी देख लेते हैं। डिविडेंड रिसीव बाय एन इंडियन फ्रॉम हिज इन्वेस्टमेंट इन शेयर ऑफ अ फॉरेन कंपनी, मतलब मान लो मैंने किसी फॉरेन कंपनी के अंदर शेयर खरीदे थे, इन्वेस्टमेंट करी थी, और उस फॉरेन कंपनी ने मेरे को डिविडेंड दिया, तो हमें ये बताना है क्या ये ऐड होगा, क्या ये ऐड नहीं होगा। तो बेटा ये ऐड होगा। आपको बेटा ध्यान रखना है, मैंने भी आपको क्या बताया था, शेयर की सेल परचेज और शेयर पर कैपिटल गेन वो ऐड नहीं होगा, ना ही डिवेंचर का ये ऐड नहीं होता। इंटरेस्ट की बात नहीं कर रहा, अभी डिवेंचर की खरीद की बात कर रहा हूँ मैं, ये ऐड नहीं होता, लेकिन डिविडेंड ऐड होता है बेटा, ठीक है। और अभी डिवेंचर के इंटरेस्ट की भी बात करते हैं, वो भी आएगा, वो भी आपको ध्यान रखना है, क्या भी होगा वो ध्यान रखना। तो ये तो ऐड होगा, क्यों, क्योंकि ये क्या है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये फीफा है, ये दूसरे देशों से जितनी इनकम अर्न करी। अच्छा, मनी रिसीव बाय फैमिली इन इंडियन फ्रॉम रिलेटिव वर्किंग अब्रॉड, इंडिया की फैमिली को इनकम रिसीव हुई है, अब्रॉड में कोई उनके रिलेटिव्स काम करते हैं, तो ये रिसीव होगी या नहीं होगी, तो बेटा ये रिसीव नहीं होगी, क्योंकि ये फ्री की इनकम है, बेमतलब मिल रही है, भाई रिलेटिव ने पैसे भेज दिए तो भैया बेमतलब मिल रही है, तो इसलिए कोई काम नहीं करा, कोई कुछ नहीं, तो नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट रिसीव ऑन लोन गिवन टू अ फ्रेंड फॉर परचेज अ कार, बेटा लोन का एक फंडा सिर्फ ध्यान रखिए, बार बार बोल रहा हूँ, कंजम्पशन करिए उसने, कंजम्पशन पर्पस के लिए जो लोन दिए जाते हैं उस पे दिए जाने वाला इंटरेस्ट और लोन ऐड नहीं होगा, ध्यान रखना। डिविडेंड रिसीव बाय अ फॉरेनर फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इन शेयर ऑफ अ इंडियन कंपनी, देखो ए वाले में क्या था, ए में किसी इंडियन ने दूसरी देशों की कंपनी के शेयर खरीदे, उस पे उसको डिविडेंड मिल रहा है, तो हमने बोला ऐड होगा, फीफा है। अब डी वाले में क्या कह रहा है, किसी फॉरेनर ने इंडियन कंपनी के शेयर खरीदे, उसको डिविडेंड मिल रहा है, तो बेटा ये फीटा है। तो ये जो है फीटा को हम क्या करते हैं, फीटा को जो है हम माइनस करते हैं बेटा, फीटा माइनस होता है ना, तो ये नेशनल इनकम में ऐड नहीं होगा, फीटा माइनस होता है। प्रॉफिट अर्न बाय अ ब्रांच ऑफ अ इंडियन बैंक इन कनाडा, इंडियन बैंक की एक ब्रांच है कनाडा के अंदर, उसने जो है डिविडेंड अर्न करा है, प्रॉफिट अर्न करा है सॉरी, तो इसको ऐड करेंगे या नहीं करेंगे भाई, क्यों, क्योंकि फीफा है ये, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। बेटा ध्यान रखना, उसने किस में पूछा है, नेशनल इनकम में पूछा है, तो बेटा नेशनल इनकम जो है वो दूसरे देशों की इनकम को भी लेता है, ठीक है, ये ध्यान रखना, नेशनल इनकम पूछा है या डोमेस्टिक पूछा है, तो नेशनल इनकम पूछा है तो दूसरे देशों की इनकम भी ऐड हो जाती है। स्कॉलरशिप आ गई बेटा, तो स्कॉलरशिप जो है सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, स्कॉलरशिप ट्रांसफ़र पेमेंट होती है। फीस पेड बाय स्टूडेंट टू स्कूल, एक स्टूडेंट ने स्कूल की फ़ीस पे करी, ये ऐड होगा या नहीं होगा, तो ये जो है बेटा, ये जो है ये अच्छा पॉइंट है, ये अच्छा पॉइंट है, ठीक है, ये आ सकता है एग्ज़ाम के अंदर। ये कहाँ गायब है यार, ये जो है एक ऐड होगा, क्योंकि ये प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का पार्ट जो है माना जाता है, ठीक है, मैं जल्दी जल्दी करा रहा हूँ। ये क्वेश्चन बेटा ज़रूर कर लीजिएगा, इसमें हमें ये बताना है किसको नेशनल इनकम में जोड़ेंगे और किसको नेशनल इनकम में नहीं जोड़ेंगे, ठीक है। तो अगर आपका दोनों का नेट का इशू हो रहा है तो मैं आपको बता दी, इंपॉर्टेंट है कैसे पता करते हैं, सिर्फ नेशनल इनकम आपको पता होना चाहिए क्या होती है, वो किसको ऐड करता है, जैसे पहले क्वेश्चन में नेशनल का बताना है बेटा, और दूसरे के अंदर जो है दूसरा जो क्वेश्चन है इसमें बेटा डोमेस्टिक का बताना है, ठीक है, डोमेस्टिक फैक्टर का। तो डोमेस्टिक के अंदर केवल डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर रहकर जितनी भी इनकम अर्न करी जाती है केवल वो, दूसरे देशों की नहीं, और डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है उसके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो ये दोनों क्वेश्चन आप बहुत ही अच्छे से पढ़ के जाइएगा, तीनों ही।
इसमें से ही क्वेश्चन आएगा एग्जाम में कंपलसरी। और जो टर्म 2 के अंदर जो सैम्पल पेपर रिलीज़ किया गया है उसमें भी बेटा इसी जो यहाँ पे पॉइंट दे रखे हैं इसी में से ही क्वेश्चन को पूछा गया है कि कौन सा नेशनल इनकम में जोड़ेंगे और कौन सा नहीं जोड़ेंगे, और इसी में से ही आता है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, आपके पास तो है ही, बाकी मैं जो है ये जो है इसको और भेज दूंगा, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा। कैसे करते हैं बेटा प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, रियल, नॉमिनल, प्राइस, सब कुछ मैं आपको बता चुका हूँ, प्रिकॉशंस बता चुका हूँ, किसको जोड़ेंगे किसको नहीं जोड़ेंगे, कौन फाइनल है कौन इंटरमीडिएट है, ये आपको बेटा समझना है। अब आपका ये चैप्टर जो है पूरा का पूरा ख़त्म हो चुका है बेटा।